हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का सनराइज एजुकेशन एकेडमी समदड़ी में मैं विशाल भार्गव हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हमने कल देखा अपवर्तन पढ़ रहे थे और अपवर्तन के दौरान हमने लेंस देखे। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उन लेंसों से संबंधित आज हम महत्वपूर्ण जो बिंदु है या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको हम देखेंगे। जो शब्दावली है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो लेंसों से संबंधित मुख्य शब्दावली, मेन टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू लेंस। शब्दावली जो है टर्मिनोलॉजी है उसको हम डिस्कस करेंगे। टर्मिनोलॉजी बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा सा डिफरेंस है मिरर दर्पण से, बाकी लगभग आपको सेम ही मिलेंगे। तो हम इधर तो उत्तल दर्पण को ले लेता हूं और उस साइड में अवतल दर्पण को ले लेता हूं। तो मैंने यहां पर एक उत्तल दर्पण बना दिया, ये उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण को मैंने देखा, उत्तल लेंस पढ़ रहे हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस। तो हमने उत्तल लेंस को जब देखा तो इसका जो ये वाला पीछे वाला पार्ट है, इसको यदि मैं ऐसे बनाता हूं तो यह एक कुछ गोले का पार्ट बन जाता है, स्फेयर का पार्ट बनता है। और इस वाले भाग को यदि मैं ऐसे बनाता हूं तो ये कुछ इस प्रकार से गोले का पार्ट बन जाता है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस जो है वो इस प्रकार से दो गोले के पार्ट बन रहे हैं। और यदि मैं इस लेंस के बीच की ये जो लाइन है इसको ड्रॉ करता हूं तो इसका सेंटर पॉइंट है, इस गोले का जो सेंटर पॉइंट होगा और इस गोले का भी क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। तो इन सेंटर पॉइंट से निकलने वाली जो लाइट, जो काल्पनिक रेखा होती है, उस काल्पनिक रेखा को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये गोला मैं यदि हटा देता हूं, बस ये गोले को थोड़ा ध्यान रखना, ये गोला बनता है जिसका सेंटर होता है, इस सेंटर को बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चूंकि यहाँ पर दो गोले बन रहे हैं इसलिए यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे। तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होंगे बेटा। कौन कौन से सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? एक तो होगा C1 और एक होगा C2। ये C1 और C2 समझ में आया? कौन से काल्पनिक गोले का केंद्र था जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर C1 C2 हो गया। और ये जो है वो इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रकाशिक केंद्र। उस केस में ध्रुव था और यहाँ पर क्या है? प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम O से डिनोट करते हैं। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र जो होता है O, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। अब यहां जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रकाशिक केंद्र, इसके बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं R, वक्रता त्रिज्या। सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं इसमें कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु यहां पर ही होगा। तो यह है फोकस बिंदु, जिसको हम बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं बेटा? F1, कैपिटल F1 लिख दो आप, कैपिटल F1। इसी प्रकार यहां पर भी एक इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु होगा, उसको बोलेंगे कैपिटल F2, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं आप लोग मुख्य अक्ष। उधर भी मुख्य अक्ष बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। चलो अब हम क्या करते हैं, इस साइड में भी इंफिनिटी तक जाएगी, ये भी इंफिनिटी तक जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने जस्ट लास्ट वाली क्लास में देखा कि यदि कोई प्रकाश की किरण, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं नीचे ऊपर बना रहा हूं, यदि कोई प्रकाश की किरण अगर पैरेलल आती है तो ये क्या करता था? उसको केंद्रित करता था।
केंद्रित ही करता था ना, और दूसरा वाला जो उसको फैला देता था, यह अभिसारित करता था, कन्वर्स करता था। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण ये जो बिंदु होगा ना, यह F बिंदु होगा, क्योंकि यह हम नियम पढ़ेंगे आज की कक्षा में कि यदि कोई आपतित प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस बिंदु से गुजर जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मुख्य फोकस बिंदु है ये, तो इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो फोकस बिंदु होगा वह मुख्य फोकस बिंदु होगा। F1 और F2 में मुख्य फोकस कौन होगा? यह होगा मुख्य फोकस बिंदु, जिसको हम क्या बोलेंगे? मेन फोकस पॉइंट। मुख्य फोकस बिंदु क्यों हुआ, पता चला आपको? चलो ठीक है। तो मुझे अब बताओ कि मुख्य फोकस बिंदु यह है, तो मुख्य वक्रता केंद्र कौन सा होगा? यही होगा ना। चलो ठीक है, मुझे बताओ कि लेंस के यह बाईं तरफ है या दाईं तरफ है? इस साइड में तो लेफ्ट साइड होता है बाईं तरफ, और ये वाला होता है राइट साइड, मतलब दाईं तरफ। तो आप देख सकते हैं कि यह जो मुख्य फोकस बिंदु है या मुख्य वक्रता केंद्र है, ये दोनों उत्तल लेंस के दाईं तरफ होती हैं। किस साइड में होती है? दाईं तरफ। इस वजह से हम बोल सकते हैं इसके लिए ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो है वो धनात्मक होगी। तो उत्तल लेंस के लिए ये बात समझ में आई आपको? क्या क्या बात समझ में आई? क्या बोला मैंने अभी यहां पर? फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या कैपिटल R, ये दोनों क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगी। यू तो हमेशा नेगेटिव होती ही है, यू तो सबके लिए नेगेटिव होती है, क्योंकि हमेशा वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, मतलब कौन सी तरफ? बाईं तरफ रखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों धनात्मक होती है। अब थोड़ा पीछे चलो दर्पण में। दर्पण में भी आपने उत्तल दर्पण देखा था, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर देखा था, और उस कॉन्वेक्स मिरर में भी आपने बोला था F जो था वो पॉजिटिव था, कुछ इस प्रकार से। याद आ रहा है क्या कुछ? तो इसका सेंटर ये जो पीछे था, तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये F था उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में भी फोकल डिस्टेंस है या फोकस दूरी है वो धनात्मक थी, और उत्तल लेंस में भी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। उसके पीछे का कारण क्या है कि मुख्य फोकस बिंदु जो है वो लेंस के दाईं तरफ होता है, राइट हैंड साइड होता है। क्यों होता है? क्योंकि आने वाली प्रकाश की किरण जो उत्तल लेंस से टकराती हैं तो एक बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, और वह बिंदु जो है दाईं तरफ है। उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। चूंकि यहाँ पर तो दो फोकस बिंदु थे, तो एक मुख्य था और एक नॉर्मल था, तो मुख्य कौन सा है बेटा? मुख्य ये वाला है जो दाईं तरफ है, इसलिए ये धनात्मक होती है। इस स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसमें भी एक वही कंसेप्ट लगता है, क्या लगता है कि जो F का मान होता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है? F बराबर R/2 ही होता है। F बराबर R/2 ही होता है। यदि मैं इसमें एक नया कंसेप्ट और देखता हूं, इसकी क्षमता, पावर ऑफ द लेंस, आप पढ़ेंगे बाद में। पावर ऑफ द लेंस जो होता है उसका फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ द लेंस जो होती है P का सूत्र होता है 1/F। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F का मान जो है वो पॉजिटिव है उत्तल लेंस के लिए, तो अपॉन में पॉजिटिव आएगा, तो पावर ऑफ द लेंस जो है वो कैसी आएगी? इसकी पॉजिटिव आएगी, धनात्मक आएगी। लेंस की, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है बेटा? धनात्मक होती है। क्यों होती है? क्योंकि फोकस दूरी भी इसकी धनात्मक होती है। तो ये है आपका उत्तल लेंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम बात कर रहे हैं अवतल लेंस की। कौन से लेंस की? अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस की। ठीक है, कॉनकेव लेंस।
अब टेंशन मत लो, लेंस की क्षमता P का फॉर्मूला है तो वो मैं बताऊंगा अगली क्लास में। तो यहां देखते हैं अपन, ये मैंने कौन सा लेंस बनाया है, अवतल लेंस, अवतल लेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अब कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है मुझे कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कॉनकेव लेंस, क्या होता है। मैंने कल की क्लास में बताया था आपको। चलो, इस लेंस की बात करूं तो इस लेंस की ये जो आगे वाली पृष्ठ है, तो इसको मैं यदि आगे बढ़ाता हूं तो कुछ इस प्रकार गोले का निर्माण होता है, और पीछे वाले पृष्ठ को बढ़ाऊं तो कुछ इस प्रकार गोले का निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं इन गोलों का कोई ना कोई केंद्र तो होगा ना, तो यहाँ पर केंद्र है, और इस लेंस का यहाँ पर सेंटर है जिसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो ऐसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो इस गोलों का काम हट गया, ये गोले जो है हमें वक्रता केंद्र दे दिए इन्होंने। तो ये गोले जो होते हैं ये काल्पनिक होते हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है, बस माइंड के अंदर थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। तो यहां से हमें पता चला ये फर्स्ट था C1, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, और ये क्या है बेटा C2। अब यहाँ पर वक्रता केंद्र जो है वो C1 और C2 दो आ गए। हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है R, और इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं F1, फोकस बिंदु। तो यहाँ पर फोकस बिंदु भी कितने आ गए बेटा, 2 आ गए। पिछले हमने उत्तल लेंस में पढ़ा मुख्य फोकस बिंदु दाईं तरफ था, इसमें किधर होगा, चलो देखते हैं। तो हमने कल की कक्षा में देखा कि यह जो अवतल लेंस होता है वह प्रकाश की जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण आती है उनको वह फैला देता है, जबकि उत्तल लेंस अभिसारित करता था। तो ये फैलाता है ना बेटा, तो फैलाता है तो ये ऐसे फैला देगा। तो ये दोनों प्रकाश की किरण कहीं आपस में एक दूसरे से कटेगी क्या, नहीं कटेगी। तो फिर इनको यदि मैं पीछे की ओर थोड़ा ऐसे देखूं कि भाई पीछे की ओर ये देखूं, तो पीछे की ओर यह कटती हुई प्रतीत होती है, और यह जो बिंदु होता है इसी को हम फोकस बिंदु कहते हैं। हमने देखे थे ना नियम, अभी और देखेंगे कि जब आप समानांतर प्रकाश की किरण लेंस से टकराती हैं तो वह फोकस बिंदु से गुजर जाती हैं उत्तल लेंस के लिए, या फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस के लिए, कॉनकेव के लिए। सिम्स अपीयर होगी यह कि यह फोकस पॉइंट से पास हो रही है, बट होती नहीं है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि यह किस फोकस बिंदु से पास हो रही है, इस फोकस बिंदु से। तो जो ये फोकस बिंदु है बेटा, इस फोकस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस बिंदु, मुख्य फोकस बिंदु। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, मेन फोकस पॉइंट। अब मुझे आप एक बात बताइए कि यह जो मुख्य फोकस बिंदु है वो लेंस के बाईं तरफ है या फिर दाईं तरफ है। आप कहेंगे गुरुजी ये तो बाईं तरफ है, मतलब लेफ्ट साइड में है। और जो वस्तु या कोई भी चीज डिस्टेंस लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो यहीं पे मैं लिख रहा हूं कि फोकस दूरी F या फिर वक्रता त्रिज्या R, ये दोनों बेटा क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी, माइनस होगी है। क्या होगी, है माइनस होती है। लेकिन उत्तल में हमने प्लस देखा था। आप अब थोड़ा दर्पण में चलो, तो दर्पण में भी आपने देखा होगा, अवतल दर्पण की बात की थी हमने, इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव
मिरर की बात की थी, उस कॉनकेव मिरर में भी एफ जो था वो आपका क्या था बेटा, नेगेटिव था, तो उसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, कोई समस्या नहीं है। चलो अब बात करता हूं क्षमता की, तो इस लेंस की जो क्षमता होगी उसका फॉर्मूला P बराबर 1/f। जब ये F नेगेटिव है तो P कैसा होगा, P भी नेगेटिव ही होगा, तो ये P भी यहां पर क्या होता है, अवतल लेंस के लिए नेगेटिव होता है। टेंशन मतलब ये चीजें समझा दूंगा मैं आपको, तो ये है बेसिक टर्मिनोलॉजी आपकी। इसमें भी वो नियम होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो F का फॉर्मूला होता है R/2। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप लोग। ओके चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ अपवर्तन के नियम देख लेते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम देखे थे ना, परावर्तन में कुछ परावर्तन से प्रतिबिंब का निर्माण होता था, उसके लिए हमने नियम देखे थे। उसी प्रकार अब हम क्या देखेंगे, अपवर्तन से जिस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके लिए भी हम देखेंगे नियम। चलिए देखते हैं, लगभग सेम ही है बेटा, कोई इशू नहीं है, फिर भी आप समझो। तो पहला नियम जो है वो क्या कहता है, ये पहला नियम, हेडिंग क्या है बेटा, अपवर्तन से प्रतिबिंब निर्माण के नियम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ओके चलो पहला नियम देखते हैं। पहला नियम जो ये क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश की किरण समानांतर आती है मुख्य अक्ष के, मतलब इंसिडेंट रे जो है वो मेन एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो चलो यहां पर बना देते हैं हम। ये जो हमने बना दिया, एक उत्तल लेंस बना दिया और एक अवतल लेंस बना दिया। थोड़े छोटे बना देता हूं, या चलो बड़े ही बना देते हैं। ये उत्तल लेंस बनाया और यह अवतल लेंस बना दिया, और यहां पर मैंने इसकी यह प्रिंसिपल एक्सिस देखी। तो प्रिंसिपल एक्सिस देखी तो यहां पर हमको पता है कि भाई ये तो C1 था, ये F1 था, ये O था, ये F2 था और ये C2 था। जब प्रकाश की किरण जैसे ही अवतल दर्पण से आती है तो बेटा यहां मोड़ना कहां है वो ध्यान रखना, जस्ट इसके बीच वाला जो पॉइंट होता है ना वहां से इसको मोड़ेंगे, ऐसे नहीं कि पहले या बाद में मोड़ो, आप इस बीच वाले पॉइंट से ही मोड़ोगे। तो जैसे ही प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस बिंदु से गुजर जाती हैं, या फिर यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह अपवर्तन के पश्चात क्या होता है बेटा, अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, फोकस बिंदु से गुजरती हुई क्या हो रही है, ये प्रतीत हो रही है। तो उत्तल लेंस के लिए तो फोकस बिंदु से गुजर जाती है, जिसको मुख्य फोकस, देखो अब यहाँ पर फोकस बिंदु बोलना उचित नहीं है, मुख्य फोकस बिंदु बोलेंगे। तो उत्तल लेंस के लिए तो मुख्य फोकस बिंदु से गुजर जाती है, या अवतल लेंस के लिए मुख्य फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो क्या इंग्लिश मीडियम क्या बना ये नियम फर्स्ट आपका, व्हेन इंसिडेंट लाइट रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू अ मेन फोकस पॉइंट फॉर convex lens and seems to pass from main focus point। seems का मतलब प्रतीत होती है, seems to pass from main focus point for a concave lens। तो दोनों चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा नियम, जस्ट दूसरा नियम इसके अपोजिट नियम होगा। क्या नियम होगा बेटा, अपोजिट नियम यह है कि
यदि कोई प्रकाश की किरण, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु से आती है। अब बताओ, प्रकाश की किरण ये आ रही है, ये आ रही, कहां से आ रही है बेटा? ये फोकस बिंदु से आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है? जी हाँ, आ रही है। तो यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। यहाँ देखो जस्ट उल्टा है, समानांतर आती थी, फोकस बिंदु से गुजर जाती थी। यहाँ पर फोकस बिंदु से आती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास हो जाती हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा? यहाँ पर इस केस में भी अपन देख लेते हैं। इस केस में ये कौन सा लेंस है बेटा? ये कॉनकेव लेंस है। तो इस केस में क्या है? इस केस में ये है कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ये देखो ये प्रकाश की किरण है, ये फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, वह प्रकाश की किरण आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती हैं। तो ये दोनों नियम आपको समझ में आए या नहीं आए? अगर नहीं आए तो मुझे बताइए, मैं वापस समझा देता हूँ। आ गए तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके बेटा, ये दो नियम आपको समझ में आ गए हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब तीसरा नियम जो है वो एकदम सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और वो कौन सा नियम है? आइए देखते हैं। तो तीसरा नियम क्या है बेटा? कि यदि कोई प्रकाश की किरण आप प्रकाशिक केंद्र पर अपवर्तित होती है, ये प्रकाशिक केंद्र है ना, ऑप्टिकल सेंटर, इस पर यदि अपवर्तित होती है तो अपने मार्ग को परिवर्तित किए बिना वह सीधी गुजर जाती हैं। आप देख सकते हैं, आ रही थी प्रकाश की किरण, किधर भी नहीं मुड़ी और चुपचाप सीधी चली गई। किस साइड में कब जाएगी सीधी बेटा? ये जाएगी प्रकाशिक केंद्र पर, ऑप्टिकल सेंटर, ये सीधी चली गई। इसको कोई मतलब भी नहीं था, मुड़ी नहीं है तो सीधी चली गई। तो ये होता है आपका प्रकाशिक केंद्र। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आई तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये चीजें समझ में आई तो हमें 3 नियम ध्यान रखना है। परावर्तन में हमने 4 नियम देखे थे। समानांतर आती थी, पहला फोकस बिंदु से आती थी, दूसरा वक्रता केंद्र सी से आती थी, तीसरा, और चौथा ध्रुव से टकराती थी। यहाँ पर तो 3 ही है। कौन कौन से 3 है? समानांतर आती है, फोकस बिंदु से आती है और प्रकाशिक केंद्र से टकराती है। तो यहाँ पर सी वाला जो है ना, वो नियम यहाँ नहीं है। अब इसमें भी कार्तीय जो प्रणाली है, चिन्ह परिपाटी, वो सेम ही होगी। कौन सी होगी? ये तीनों समझ में आ गए आपको? ठीक है, कार्तीय परिपाटी वो सेम ही होगी जो हमने बेसिक मैथ में पढ़ते हैं। क्या कि यदि मैं यहाँ पर लेंस को रखता हूं तो ऊपर वाली जो होगी वो पॉजिटिव होगी, नीचे वाली नेगेटिव। मतलब सीधा जो होगा उसकी ऊंचाई धनात्मक होगा और जो उल्टा होगा उसकी ऊंचाई ऋणात्मक होगी। मतलब ये उल्टा, और उल्टा जो होता है बेटा वो हमेशा क्या होता है? वास्तविक होता है। इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड हमेशा क्या होता है? रियल होता है। और ये क्या होगा आपके? सीधा, और सीधा बेटा क्या होता है? हमेशा आभासी होता है, जिसको हम बोलेंगे इरेक्ट। और इरेक्ट हमेशा क्या होगा? वर्चुअल होगा। और लेफ्ट साइड की बात करूं मैं, लेफ्ट साइड जिसको हम बोलते हैं बाईं तरफ, याद रखने का तरीका तो है ना पता? ये देखो, ये क्या बन रहा है? बी बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है? डी बन रहा है। तो बी का मतलब बाया, डी का मतलब दाया। अब
2-3 दिन पहले की बात है, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम जो राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी भाषा का भी बहुत बड़ा प्रचलन है। तो हम जो हमारा बायां हाथ होता है ना, उसको हम मारवाड़ी भाषा में डावो बोलते हैं, डावो हाथ। तो डावो हाथ है जो दाया नहीं है बेटा, डावो हाथ है वो क्यों है, बायो हाथ है, बायां हाथ। तो ध्यान रखना इसको, मारवाड़ी में आप क्या बोलते हो, डावा बोल दो या फिर बाई तरफ बोल दो या फिर लेफ्ट साइड बोल दो, ये सब एक ही है, ठीक है। और ये है दाया। तो बाई तरफ जो होती है ना वो डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है और दाई तरफ डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। हम वस्तु को सदैव इधर रखते हैं, इसलिए जो वस्तु की लेंस से दूरी है, बिंब दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये ऑलवेज क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। अगर मैं बात करता हूं दोनों लेंसों की, तो आपने देखा इस लेंस के लिए फोकस बिंदु ये था, इसलिए ये फोकस बिंदु पॉजिटिव था, लेकिन इसमें यहां पर था फोकस, तो इसलिए इसके लिए क्या था, नेगेटिव था। यदि मेरी इमेज बनेगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि मेरा प्रतिबिंब बनता है और वो प्रतिबिंब अगर उस साइड में बनता है, इस लेंस के उस साइड में, दाईं तरफ राइट साइड में बनेगा तो वह पॉजिटिव होगा। लेकिन यदि मेरा प्रतिबिंब लेफ्ट साइड में बनता है, बाईं तरफ बनता है, तो वह नेगेटिव होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको विशेष करके ध्यान रखनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपके कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो हमने बात कर दी है, अब किनकी बात की है बेटा, हमने बात की है कुछ नियम की, जो परावर्तन, जो हम इमेज फॉर्मेशन के नियम पढ़ते हैं। और अब हम आगे जो चर्चा करने वाले हैं वो किसकी चर्चा करेंगे, अपवर्तन। अपवर्तन से हम प्रतिबिंबों का निर्माण करेंगे। तो किस किस का निर्माण करेंगे, तो आइए मोटी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। आज समय इतना पर्याप्त नहीं है कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाऊं, तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र पकड़ाता हूं, जो ब्रह्मास्त्र मैंने अवतल दर्पण के लिए दिया। अब उस चीज को ध्यान रखना, अवतल दर्पण, देखो मैं कैसे याद करता हूं। अवतल दर्पणों में बात करें तो बड़ा राक्षस कौन था, मिरर हमने पढ़ा था, मिरर में भी 2 प्रकार के मिरर थे, दर्पण थे ना, दर्पण 2 प्रकार के थे, अवतल और उत्तल। तो ये अवतल जो था, इसमें हमने 6 पॉइंट पढ़े थे। तो दर्पणों में बड़ा राक्षस अवतल दर्पण, जिसके हमने 6 परिस्थितियां पढ़ी थी, 6 प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण किया था। लेकिन लेंस की बात करूंगा बेटा मैं, तो लेंस में मेरा बड़ा राक्षस उत्तल लेंस होगा और इसमें हम 6 प्रकार के स्थितियों का अध्ययन करेंगे, जो समय अभाव के कारण मैं कल शुरू करूंगा। तो 6 प्रकार के आपके उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जिसको हम यूं चुटकियों में कर लेंगे। लेकिन इसी 6 प्रकार को समझने के लिए आज मैं आपको ब्रह्मास्त्र पकड़ा रहा हूं। ध्यान रखना, मैं ब्रह्मास्त्र तो एक्चुअल में हमेशा प्रतिबिंबों के निर्माण के बाद सारणी बनाता हूं, फिर ब्रह्मास्त्र देता हूं। लेकिन आज आपको उत्तल लेंस का पहले ही ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, जिससे आपकी समझ विकसित हो। इस ब्रह्मास्त्र को घर पे बनाने का प्रयास करना। अगली कक्षा में जब आप मेरे साथ में उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब बनाएंगे, तब आपको बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप इसका निर्माण कर पाएंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की। तो क्या ब्रह्मास्त्र होगा बेटा, ब्रह्मास्त्र किसके लिए उपयोग करते हैं, छोटे मोटे राक्षसों के लिए करते हैं या बड़े राक्षस के लिए, तो बड़े राक्षस के लिए ही ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता है। दर्पण में बड़ा राक्षस अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, उसको हमने एक ब्रह्मास्त्र से मारा था। और अब यहाँ पर उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसको भी हम ब्रह्मास्त्र से मारेंगे। तो चलो ब्रह्मास्त्र लगाते हैं। क्या है बेटा हमारा ब्रह्मास्त्र, एक बना दिया मैंने उत्तल लेंस, ये बनाया उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का ये जो है मुख्य अक्ष है और यह जो है इसका
ऑप्टिकल सेंटर हैं। और यहाँ पर ये F1 है, ये है C1 और दूर चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इंफिनिटी। इसी प्रकार ये F2 है यहाँ पर और यहाँ पर C2 है और दूर चलेंगे तो इंफिनिटी आ जाएगा। चलो तो हम अब अपन को पता है कि सबसे पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, वस्तु होता है, वो उत्तल दर्पण के अनंत पर रखते हैं। तो जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सदैव उस उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस बिंदु पर बनेगा। कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस बिंदु पर। ये रहा मुख्य फोकस बिंदु। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बेटा यहाँ बनेगा। तो आपको क्या क्या बातें पता चली कि वस्तु को अनंत पे रखा, प्रतिबिंब मुख्य फोकस बिंदु F2 पर बढ़ा। अब जैसे जैसे मैं नजदीक लेके चलूं, जैसे इंफिनिटी और C1 के बीच में यदि मैं वस्तु को रख देता हूं तो उसका प्रतिबिंब थोड़ा दूर बन जाएगा। और दूर कैसे बनेगा बेटा? F2 और C2 के बीच में, मतलब 2' पे बन गया। ठीक है, कैसा बना? छोटा ही बना है, बड़ा नहीं बना है, छोटा ही बना है। यहाँ पर तो बहुत छोटा, यहाँ पर छोटा। अब जब वो तीसरा केस कहा, जब वस्तु को मैं वक्रता केंद्र के ऊपर रखता हूं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। उल्टा बना है, वास्तविक होगा। इन्वर्टेड है तो रियल होगा। सेम साइज का होगा, समान आकार का होगा। तो बहुत छोटा, छोटा, समान आकार। चलो आगे चलो। अब C1 और F के बीच में यदि मैं वस्तु को रखता हूं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा, मतलब यहां पर बना। और ये जैसे ही वस्तु को मैं फोकस बिंदु पर रखता हूं तो उसका प्रतिबिंब जो है, इमेज है, वो इंफिनिटी पर बनेगी। और ये बेटा वही केस है जो मोमबत्ती एग्जाम्पल बताया था ना मैंने अवतल दर्पण में, कि यदि मोमबत्ती को मैं फोकस बिंदु पर रखता हूं तो उसका जो प्रतिबिंब है, इमेज है, इंफिनिटी पर बनेगी। मतलब दो समानांतर रेखाएं जाएगी, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। गणित के गुरुजी को पूछना कि गुरुजी ये दो समानांतर रेखाएं जो है वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद करती हैं क्या? तो उसका आंसर वो क्या देंगे? नहीं करती हैं। मैथ वाले टीचर को क्या पूछेंगे आप कि सर जो टू पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेगी? वो कहेंगे नहीं करेगी। लेकिन यही क्वेश्चन आप मुझे पूछेंगे कि सर कोई टू पैरेलल लाइट रे हैं या फिर दो पैरेलल समानांतर रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी? तो मैं करूंगा हाँ करेगी। तो आप कहेंगे सर कैसे, ये कैसे करेगी? तो मैं क्या बोलूंगा? वो दोनों समानांतर रेखाएं हैं, एक दूसरे को इंफिनिटी अनंत पर काटती हैं, जो अपरिभाषित है। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। तो यही बोला मैंने कि भाई जब फोकस बिंदु पर रखता हूं वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, तो वह उसका निर्माण जो है इंफिनिटी अनंत पर बनेगा। तो मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत ही बड़ा होगा। इस वजह से मैंने एक नाम लिया था कि मोमबत्ती का प्रतिबिंब मोमबत्ती न बनकर मोमबत्ता बनेगा। क्यों बनेगा मोमबत्ता? बहुत ही बड़ा होगा, बहुत बड़ा है। एक छोटी सी मोमबत्ती को बहुत ही बड़े विशाल आकार में यह दर्शाएगा, तो इसलिए मैंने मोमबत्ता कह दिया था। और लास्ट जो छठी स्थिति है वो क्या है बेटा? छठी स्थिति F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में यदि मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो उसका प्रतिबिंब भी वस्तु के तरफ ही बनेगा। मतलब वस्तु इधर रखी तो प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा। किस साइड में बनेगा कोई नहीं कह सकता, बस ये कहना कि लेंस के सेम साइड में ही बनेगा जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है। तो आप देख सकते हैं सिमिलर अवतल दर्पण में भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई थी। वहां पर भी 5 तो सेम थे, छठा अलग था। यहाँ पर ये केस है। अब इन सब की बात करूं तो ये पांचों केस में जो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बन रहा है बेटा?
उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। इंग्लिश में बोलूं तो इन्वर्टेड बन रहा है और रियल बन रहा है। और अगर हम देखें तो यह लेंस के दाईं तरफ बन रहा है, मतलब v का मान इन सब के लिए क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन ये जो एक केस है, इस केस में ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और सीधा हमेशा आभासी या काल्पनिक होता है। तो आभासी या काल्पनिक बनेगा, सीधे को हम क्या बोलेंगे, इरेक्ट बोलेंगे, इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। आप देख सकते हैं ये लेंस के लेफ्ट साइड में बाईं तरफ बन रहा है, इसलिए यह नेगेटिव बनेगा। तो ये नेगेटिव बना। तो ये है आपका ब्रह्मास्त्र। इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है, देखो सीरीज में चलना है, ये बहुत छोटा है, ये छोटा है, ये समान है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, वेरी स्मॉल, स्मॉल, सेम, लार्ज, वेरी लार्ज। तो ये इससे आप सारणी का निर्माण भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसकी डिटेल स्टडी में अगली कक्षा में करूंगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। मैं आशा करता हूं आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।